गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग भूषण, गुड मॉर्निंग सविता। मॉर्निंग क्या, एक्चुअली सॉरी, अभी तो आफ्टरनून हो गया है। पता ही गुड नहीं पड़ रहा है आफ्टरनून यार, सर। इतना अच्छा मौसम हो रखा है। सुबह कब हो रही है, दोपहर में कब हो रही है। लाइक इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अभी भी मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है सुबह ही हो रही है। ओह माय गॉड, ये बकरी की आवाज कहाँ से आई? मेरे घर तुम्हारे साथ बकरी भी पड़ रही है। गुड गुड, इट वाज हिलेरियस। ऑलराइट, सो खैर फर्क ही नहीं पड़ता है, संडे मंडे ट्यूसडे कोई सा भी डे हो, आजकल सब डे सेम हो गए हैं। वरना संडे को लेक्चर रहते थे क्या आप लोगों के पहले? नहीं। हाँ, तब संडे की वैल्यू भी थी। अब संडे की कोई वैल्यू नहीं बची है। पता भी नहीं था आज संडे है। सही में, मतलब मुझे आज सुबह फोन आ रहे हैं, मतलब मेरे ऐसे रिश्तेदारों के, जान पहचान वाले दोस्त वगैरह के। तो मुझे लगता है कि अच्छा हाँ, आज सब लोग फ्री हैं तो शायद संडे है। वरना अभी तो कैसा है, रोज क्लासेस होती रहती हैं, कहीं बाहर जाना नहीं है, सेम टाइम सेम चीज चली जा रही है। एनीवेज, ऑलराइट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहाँ तक देखा था? 8 जुलाई को, 4 दिन पहले हुआ था हमारा क्लास। ऑलराइट, काफी सारा गैप आ गया मतलब बीच में। सो आप लोगों को याद है हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या कर लिया था? हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल का डिस्कशन करना शुरू करा था। ठीक है, आई थिंक पहली क्लास में तो मैंने आप लोगों को गैल्वेनिक सेल कैसे वर्क करता है उसके ऊपर पूरा अच्छा खासा बड़ा लेक्चर दिया था। एंड देन टाइप्स ऑफ हाफ सेल बताए थे। फिर उसके बाद में सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल सीखा था, समझा था, अप्लाई किया था कि अगर आपके सामने कोई सेल लिख दे तो क्या आप उसका एनोड कैथोड रिएक्शन लिख पाओगे, राइट? और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स का हमने प्रैक्टिस किया था। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है? बहुत जल्दी भूल जाते हैं इस चैप्टर का चीज, तो थोड़ा थोड़ा रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ता है। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है वो समझा था, एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा था। उसमें हमें समझ में आया था सेल इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल तो नहीं कैलकुलेट कर सकते, बट ओवरऑल सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड उसका फॉर्मूला भी फिर हम लोगों ने लिखा था कि ई सेल विल बी एस आर पी कैथोड माइनस एस आर पी एनोड। ये हमने फाइनल फॉर्मूला फिक्स करा था ई नॉट सेल के लिए। एंड फिर हमने बोला था कि अगर हमें अब बाकी इलेक्ट्रोड्स का कैलकुलेशन करना है, वो जो टेबल हमने देखी थी वो तैयार करनी है, तो हम लोग एस एच ई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ई नॉट जीरो डिफाइन करके कैलकुलेशंस करेंगे। तो उसमें फिर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग बाकी हाफ सेल्स का पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है, सो आई थिंक यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एंड इसके ऊपर बेस्ड हम लोगों ने एक दो सवाल भी देखे थे। ठीक है, अच्छा, अब इन्हीं के ऊपर मैं एक दो सवाल और कराता हूँ ताकि हम लोग थोड़ा कंटिन्यूटी में रहें। यहीं पे से मैं ले लेता हूँ। हम्म
राइट, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, चलो 25 वाला। आप लोग मुझे लिख के बताओगे इनके रिएक्शंस। ठीक है, इनके रिएक्शंस लिख के बताओ। एंड इनका ईएमएफ भी आपको निकालना है। ईएमएफ के लिए अगर आपके पास बुकलेट है तो बुकलेट में, नहीं तो या मैं एनसीईआरटी खोल देता हूँ। एनसीईआरटी में ये जो हमने ई नॉट के वैल्यूज हैं वो आप इस टेबल में से ढूंढ के यूज करना। कहाँ गया वो टेबल, ये रहा टेबल। ठीक है, चाहिए तो मैं इसको भी स्निप कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी आपके लिए क्या हो गई, एसआरपी वैल्यूज हो गई। हम्म, सर हाँ। ईएमएफ का मतलब ईएमएफ मतलब ई नॉट सेल ही हो गया। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, वो आप जब फिजिक्स पढ़ोगे ना तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच में अंतर समझाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ही मामूली सा ही अंतर होता है, पर अपने लिए अभी फर्क नहीं पड़ेगा। अपन उसको पोटेंशियल डिफरेंस या ई नॉट सेल जो भी वन में है वो बोल दो। जैसे अपन लोग एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट इसमें फर्क नहीं करते ना केमिस्ट्री में, बट फिजिक्स में कैसा होता है, मास और वेट में अंतर रहता है। ठीक है, वहां पे आपको यस सर। रखना पड़ता है, यहाँ पे चलता है। तो ये ईएमएफ को आप ई नॉट सेल भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओहो, पहला वाला तो एकदम वही एग्जाम्पल है जो हम लोगों ने क्लास में करा है बहुत बार।
डैनियल सेल जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है, इसका एक शॉर्ट नाम भी क्या होता है, ये डैनियल सेल। ठीक है, ऐसे अलग अलग करके देखो। एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक जिंक 2+ में जा रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसका SRP आप देखोगे यहाँ पर तो ये मिल रहा है जिंक वाला -0.76 वोल्ट। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पर ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन हो रहा है, कैथोड पर ये कॉपर 2+ जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर बना रहा है, और इसका SRP यहाँ पे देखो, ये कॉपर कॉपर 2+ वाला लिखा हुआ है +0.34 वोल्ट। सो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगा, इनको मैं ऐड कर दूंगा तो बनेगा जिंक सॉलिड plus Cu2 plus aqueous is giving zinc 2 plus aqueous plus copper solid, and E नॉट सेल क्या हो जाएगा, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड, तो ये 1.1 वोल्ट आ जाएगा। समझ में आया? ऐसा कोई है जिसको ये समझ में नहीं आया हो, क्या हुआ कैसे हुआ? क्योंकि ये हम लोगों ने पिछली 2 क्लास में प्रैक्टिस करा है, वही चीज को मैं दोबारा दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ताकि एक रिकैप भी हो जाए और फिर हम लोग आगे का भी पढ़ सकें। आया ये समझ में? दूसरा वाला ट्राई करोगे, सेकंड वाले में कैसा रहेगा? वापस से एनोड कैथोड के रिएक्शन लिखो। जो ये राइट हैंड साइड वाला है ये क्या है, ये हाइड्रोजन गैस, और ये एसिड जो है वो क्या कर रहा है, वो H+ आयन प्रोवाइड कर रहा है, वही काम का है हमारे लिए। ठीक है, जो सल्फेट है वो तो स्पेक्टेटर है, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, नहीं भी लिखोगे रिएक्शन में तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। So overall reaction Fe plus 2H plus gives 2H2 plus Fe2 plus. दोबारा बोलना। Fe plus 2H plus 1 gives 2H2 plus Fe2 plus. 2H2 नहीं, H2 एक ही आएगा। ऐसा देखो कैसा था ना, यहाँ पर ये Fe से Fe2+ जा रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन थे एनोड पर, है ना, एंड कैथोड पर कैसा था, 2H plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन was giving H2 गैस। तो इनको सीधे सीधे ऐड कर लिया था ना, 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। Yes. ठीक है, अच्छा इसका SRP देखेंगे एनोड वाले का, तो ये एनोड वाला यहाँ पे लाई कर रहा है, इसका SRP आ रहा है
माइनस 0.44 वोल्ट, और कैथोड तो एस एच ही है, एस एच ही तो जीरो होता है, ये वाला है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो जीरो लेना पड़ता है। तो इसमें ई नॉट सेल कितना आ जाएगा, जीरो माइनस माइनस 0.44, ये हो जाएगा 0.44 वोल्ट्स। ठीक है, चलो गुड। अब थर्ड वाला बता दो, ये एक्चुअली थर्ड वाला है, इसको थर्ड वाला बोल दो। सॉल्ट ब्रिज नहीं। हाँ, इसमें सॉल्ट ब्रिज नहीं है, इसमें जो H प्लस आयन है वो एनोड वाली साइड पे काम आ जाएगा, और Cl माइनस आयन है वो कैथोड वाली साइड पे काम आ जाएगा। दोनों इसमें गैस आयन इलेक्ट्रोड है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, और उनके बीच में कॉमन इलेक्ट्रोलाइट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। H प्लस आयन लेफ्ट हैंड साइड पे काम आएगा, Cl माइनस आयन राइट हैंड साइड पे काम आ जाएगा, कैथोड पे काम आ जाएगा। मतलब इसको चाहिए था तो अपन ऐसे भी लिख सकते थे, मतलब इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्लैटिनम सॉलिड H2 गैस H प्लस एक्वस, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज, फिर Cl माइनस एक्वस, Cl2 गैस, एंड देन प्लैटिनम सॉलिड। इस तरीके से सॉल्ट ब्रिज लगाना है तो सॉल्ट ब्रिज भी लगा दो। बताओ क्या रहेगा रिएक्शन। H2 plus 2Cl minus gives Cl2 plus 2H. राइट, और उसका ई नॉट सेल भी बता दो। यहाँ से देख लो, ई नॉट सेल एक तो ये रहेगा, और एक Cl2 वाला ये रहा, Cl2 और Cl माइनस वाला। One point 1.36 volt. 1.36 एकदम सही, राइट। तो यहाँ पर एनोड पर क्या होगा, यहाँ एनोड पर H2 गैस will give 2H plus aqueous plus 2 electron, and कैथोड पर होगा अच्छा, कैथोड पर होगा Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Cl माइनस aqueous। ठीक है, आई थिंक शायद तुमने रिएक्शन में कुछ गड़बड़ बोला था, हाइड्रोजन 0 से +1 जा रहा है और क्लोरीन 0 से -1 जा रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा ना। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन ये होगा, H2 plus Cl2 gas is giving 2H plus aqueous plus 2 Cl minus aqueous। तुमने यही बोला था या कुछ और बोला था? आई थिंक थोड़ा सा अलग बोल दिया था तुमने, शायद कैथोड वाले को तुमने उल्टा बोल दिया था, बट कोई नहीं, वो लर्निंग हो गई अपने लिए। अब ई नॉट सेल क्या होगा, राइट, इसका एसआरपी तो क्या होता है 0, और इसका 1.36 हमने देखा वहां ऊपर से, ये इनके एसआरपी हैं। तो एसआरपी क्या हो जाएगा, कैथोड माइनस एनोड,
सो ये आपका 1.36 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? सर ठीक है, सो आई थिंक अब आपको ऐसे क्वेश्चंस आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, हम लोगों ने ई नॉट निकालना सीख लिया है डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का। तो अब हम लोग उसको एक टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं और अब उस टेबल का आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं। सो यहाँ पर नोटिस करना, let me put the heading as electrochemical series। ठीक है, सो इसमें कैसा था, ये हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट क्लास में डिस्कस किया भी था। यहाँ पर हमने स्टेटमेंट लिखा था, ये हम लोग डिफरेंट डिफरेंट हाफ सेल का ऐसे, ठीक है, एसआरपी डिटरमाइन करते हैं इस तरीके से। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एसआरपी एंड एसओपी ऑफ एनी इलेक्ट्रोड वी कंबाइन इट विद एसएचई फॉर विच एसआरपी एंड एसओपी इज असाइंड 0। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था कि कई जगह पर एसआरपी की वैल्यूज नेगेटिव आ रही थी, है ना, कई जगह पर एसआरपी की वैल्यूज पॉजिटिव आ रही थी। तो वो तो कैसा है, एक्सपेरिमेंटली ही पता पड़ रहा था, याद है? तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, वी डिटरमाइन एसआरपी of unknown electrodes by connecting them with SHE। ठीक है, नाउ अब इसमें देखना पॉजिटिव एसआरपी वैल्यूज आती हैं किस केस में। ठीक है, व्हेन अननोन, ठीक है, इनफैक्ट चलो मैं इसको इस तरीके से नहीं लिखता हूँ, मैं इसको टेबल के फॉर्म में लिख देता हूँ। ये पहले टेबल यहाँ से उठाते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करें, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। सो अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, these are SRP values। अब कुछ केसेस में SRP पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, ये मेरा 2 रेफरेंस मिनट रहेगा, ऊपर वाला। है ना, ये मेरा रेफरेंस रहेगा एंड यहाँ पर कई केसेस में नेगेटिव SRP वैल्यू आ रही है। नेगेटिव SRP वैल्यू का मतलब आ रहा है दैट जब हम इसको SHE के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये जो अननोन रहेगा ये एनोड की तरह बिहेव करता है और SHE जो है वो कैथोड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, यानी कि दीज हाफ सेल टेंड टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये एनोड की तरह बिहेव करेंगे, यानी कि इनका रिएक्शन कैसा होना चाहिए, इस डायरेक्शन में।
ठीक है, इस डायरेक्शन में इनका रिएक्शन होना चाहता है, ऑक्सीडेशन करना चाहता है, तो इन लोगों को क्या बोलेंगे? दे एक्ट एज, ठीक है, ये जो कंपाउंड है यहां पर, ये सारे जो कंपाउंड हैं, दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये जो भी एलिमेंट्स हैं यहां पर, ये सब कैसे एक्ट कर रहे हैं? दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप जाओगे नीचे देखोगे यहाँ पर, तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। ये समझ में आया? जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाएंगे हम लोग स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट मिलता जाएगा। ये समझ में आया? तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि जिंक और आयरन में कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आपका आंसर क्या होगा? जिंक और आयरन में विच इज द स्ट्रॉन्गर Zinc. रिड्यूसिंग एजेंट? Zinc. जिंक वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जिंक नीचे है ना, यहाँ पे देखो ये जिंक है और ये आयरन है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, लेसर SRP implies stronger reducing agent। ठीक है, लेसर SRP मैं हमेशा ना साइन के साथ ही बोलूंगा। ठीक है, मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलूंगा कि मैग्नीट्यूड देख लो या कुछ देख लो, नहीं, विद साइन। लेसर SRP मतलब स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, फिर यहाँ ऊपर आ जाओ। अब यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ SRP का मतलब क्या हो गया? ठीक है, यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू ऑफ SRP का मतलब हो गया, जब ये आपस में कनेक्ट करे जाएंगे SHA के साथ में, तो ये जो अननोन है ये कैथोड की तरह बिहेव करेंगे और SHE जो है वो एनोड की तरह बिहेव करेगी। ASH का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये वाला जो येलो में करा हुआ है ना, हाँ, ये SHE है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव करेगा और अननोन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, अब अगर ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है अननोन, तो मतलब इसको क्या करना है? इट वांट्स टू अंडरगो रिडक्शन, कैथोड पे तो रिडक्शन होता है ना, so these half cell tend to undergo reduction। ठीक है, यानी कि रिएक्शन कैसा जाएगा? इस डायरेक्शन में। ठीक है, रिडक्शन वाली डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये किसकी तरह एक्ट करना चाहेंगे? दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो कंपाउंड्स हैं यहाँ पर, ठीक है, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया, राइट, या बाकी सब भी हो गए, ये सब किसकी तरह बिहेव करना चाह रहे हैं? ऑक्सीडाइज। दे वांट टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो यहां पर देखना, हायर SRP स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इसमें ये एरो भी देखना आप, ये एरो ऐसे ऊपर बना हुआ है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये ऐसे ऊपर की तरफ एरो बना हुआ है। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूंगा
फ्लोरीन और क्लोरीन में, ठीक है, ये फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है, विच इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपका आंसर क्या होगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन, ठीक है। अच्छा अब सर वो दोनों ऊपर वाली लाइन देखो ना। हाँ ये वाली, हाँ हाँ वही। हो गया सर। है ना? तो अच्छा, ये आपको समझ में आया कि अगर मैं पूछूंगा कौन सा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आप आंसर कर सकते हो, ठीक है, एसआरपी वैल्यूज के बेसिस पे, ठीक है। तो अब इस पे मैं आपको एक आध क्वेश्चन बताता हूँ, कराता हूँ, ठीक है। पूरा स्क्रीन शेयर करते हैं। हम्म, रुको, कहाँ पर stronger oxidizing agent, stronger oxidizing agent, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन, 16th और 17th, ये दोनों आंसर करने की कोशिश करो। ठीक है, मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ। हम्म 16 का है। 16 का ए, यस, करेक्ट आंसर। तो थोड़ा जूम करो ना। 17 का ए। यस, हमने अभी यही पढ़ा थोड़ी देर पहले, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होगा? हायर एसआरपी होगा, है ना? अगर मान लो मैं यहाँ पर एक और ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता, स्ट्रॉन्गर द रिड्यूसिंग एजेंट ग्रेटर इज द, और यही चारों ऑप्शंस होते, तो आपका आंसर क्या होता? बी। राइट, बी। बी फॉर बॉम्बे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट के लिए कैसा बोला जा रहा है? स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट के लिए बोला जा रहा है लेसर एसआरपी। अभी लेसर एसआरपी मतलब हायर एसओपी हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव बन जाएगा बस, है ना, एसओपी। ये समझ में आया ना आपको?
यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का डिस्कशन। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूं, एक्टिव वर्ड भी यूज करा जाता है। तो अगर यहां पर अच्छा चलो इसको मैं ऐसे करता हूं, ठीक है, ये मैंने आपको चलो सामने आपके टेबल दे दिया है ना। अब इसमें इस टेबल की मदद से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मैं इनमें से क्या कॉम्बिनेशन बना के आपसे पूछूं कि कौन सा एनोड और कौन सा कैथोड की तरह एक्ट करेगा और ओवरऑल रिएक्शन कैसा होगा, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। सो इन्हीं पर, ठीक है, इन्हीं के ऊपर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, एक बार मुझे आंसर मिटान दो। ठीक है, मैंने एक बार ही मेडिकल वाले बैच में पूछा था, एक बार मैं स्क्रीन शेयर रोक रहा हूँ अभी, मैं मेडिकल वाले बैच के वो क्वेश्चन निकाल के आपसे पूछता हूँ एंड आप लोग आंसर करने की कोशिश करना। ठीक है, हाँ मिला, एक मिनट। वापस स्क्रीन शेयर करते हैं। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने, इफ वी कनेक्ट एनी टू इलेक्ट्रोड्स देन हाउ डू वी डिसाइड विच इज एनोड एंड विच इज कैथोड। ठीक है, ये आपके लिए एग्जांपल है। तो मैंने आपसे पूछा कि जिंक एंड जिंक 2+ एंड सिल्वर प्लस, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको कनेक्ट कर रहा हूं मैं, तो कौन सा एनोड और कौन सा कैथोड होगा, ये आप मुझे आंसर दो। और आंसर देने के लिए आपको हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी, आपको हेल्प लेनी पड़ेगी टेबल की। तो ये टेबल मैं कहूंगा कि आप अलग से एक और टैब में या अलग से एक एनसीईआरटी खोल के रखो। ठीक है, और फिर मुझे इसमें आंसर दो कि कौन सा एनोड और कौन सा कैथोड रहेगा।
सर वो टेबल और लोकेशन टेबल फिर से दिखाऊं मैं? नहीं सर, वो हाँ, नोट कौन सा नोट? वाला टेबल। यही देखना है ना? नहीं सर, उसको नोट करना है तो कैसे नोट करें अभी, वो तो नहीं पता। क्या चीज? ये जो टेबल का लिखा है? नहीं हाँ नहीं, सर। सुनो सुनो, टेबल को नोट करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, टेबल को मत नोट करो, ठीक है? टेबल को नोट करने में यस बहुत टाइम सर। लगेगा। तो इसका अभी क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेके रखो। और बाद में भी मैं नहीं बोलूंगा कि पूरी की पूरी टेबल को उतारना है क्लास नोट्स में, ठीक है? पूरी की पूरी टेबल को मत उतारना। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो रहेंगे ना, वो मैं आपको बता दूंगा कौन से उतारने हैं, ठीक है? ओके सर। अभी बस स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो ये क्वेश्चन का जवाब दो। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। देखो, ये हमने देखा कि जो नीचे वाले हैं, जो नीचे वाले हैं वो कैसे एक्ट करना चाह रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है? मतलब वो खुद ऑक्सीडाइज होना चाह रहे हैं, ठीक है? जो नीचे वाले हैं वो खुद ऑक्सीडाइज होना चाह रहे हैं, मतलब वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, एनोड की तरह, ठीक है? तो जो ज्यादा नीचे है, मतलब लेसर एसआरपी इम्प्लाइज वो एनोड की तरह बिहेव करना चाहेगा, ठीक है? लेसर एसआरपी बिहेव्स एज एनोड, ठीक है? एंड जिनका एसआरपी ज्यादा है, ये पॉजिटिव एसआरपी ऊपर वाले हैं, ये देखो ना, ये कैसा है, ये दे वांट टू अंडरगो रिडक्शन, मतलब ये कैथोड की तरह एक्ट करना चाहेंगे, ठीक है? तो वो अगर ये कैथोड की तरह एक्ट करना चाहेंगे तो मेरा स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, हायर एसआरपी, ठीक है? हायर एसआरपी बिहेव्स एज कैथोड। तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पर कौन सा एनोड कौन सा कैथोड, वापस से टेबल देख देख के, ठीक है? टेबल आपके सामने है, उसको देखो और मुझे जवाब दो। जिंक एनोड और एजी कैथोड। सही जवाब, ये आपने सही दिया कि जिंक एनोड की तरह रहेगा और सिल्वर वाला कैथोड की तरह। अगले वाले का दो। कॉपर एनोड, एजी कैथोड। ये भी सही दे दिया। अगला भी ढूंढो, देखो उसमें। Cl cathode IN एकदम सही। और लास्ट वाला H2
कैथोड, पीबी एनोड। पीबी कैथोड, पीबी कैथोड और एल्यूमिनियम एनोड की तरह। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको कोई सा भी इसमें कॉम्बिनेशन पूछ लूं तो आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा एनोड की तरह एक्ट करेगा और कौन सा कैथोड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, अब इसमें एक और चीज देखना, ये टेबल में एक्टिव वर्ड भी यूज करा जाता है। तो मेटल के लिए यहां पर ऑब्जर्व करना, मेटल अगर कम एसआरपी वाला है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसको बोलते हैं मोर एक्टिव मेटल। तो अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नीशियम और जिंक में ज्यादा एक्टिव मेटल कौन सा होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम और जिंक में ज्यादा एक्टिव मेटल कौन सा है? जिसका एसआरपी कम होगा वो ज्यादा एक्टिव होगा। ठीक है, तो जिंक और मैग्नीशियम में कौन ज्यादा एक्टिव है? मैग्नीशियम। जी, मैग्नीशियम आ रहा है, Yes. राइट? हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक स्टेटमेंट देखना, ये आपने अपने जूनियर क्लास में भी पढ़ा है, वो चीज अब आपको यहाँ पे मैं रिपीट करके बता रहा हूँ। मोर एक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस lesser एक्टिव मेटल का आयन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। मतलब यहां पर अगर मैग्नीशियम को जिंक के सॉल्यूशन में डाल दें, जिंक के आयंस के सॉल्यूशन में, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्व करना, मैग्नीशियम को ऐसे जिंक के आयंस के सॉल्यूशन में डाल दें तो वो डिस्प्लेस करके मैग्नीशियम आयंस बना देगा। ठीक है, उल्टा नहीं होगा, जिंक को अगर मैं मैग्नीशियम के आयंस में डालूंगा तो देयर विल बी नो रिएक्शन। ये समझ में आया? अच्छा, मुझे अब यहां पर एक और चीज दिखानी है आपको। ये वाले जो मेटल्स हैं, ठीक है, लिथियम से लेकर एल्यूमिनियम वाले, ये तो क्या है, ये काफी एक्टिव है, दे आर वेरी एक्टिव। तो ये क्या करेंगे, ये पानी में भी हम डाल देंगे ना तो उससे हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे, और इनके नीचे वाले जो मेटल्स हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के जो नीचे वाले मेटल्स हैं वो क्या हो गए, वो भी एक्टिव हो गए। तो वो क्या करेंगे, दे आर मोर एक्टिव, ठीक है, दे आर मोर एक्टिव एंड दे कैन डिस्प्लेस लेसर एक्टिव। लेसर एक्टिव आयन कौन सा यहाँ पर है, H प्लस आयन। दे कैन डिस्प्लेस लेसर एक्टिव H प्लस आयंस फ्रॉम देयर solution
एंड हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे। ये समझ में आया? सो यहां पर ऑब्जर्व करना, ये जिनकी भी ऐसे यहाँ पर ये नेगेटिव एसआरपी आ रही है, ये हाइड्रोजन से ज्यादा एक्टिव हुए ना, तो इनके लिए भी मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं that these negative SRP values वाले metals, they can displace H plus from acid solution and liberate hydrogen gas. समझ में आया? या फिर आप चलो पहले एक बार इसी के ऊपर फोकस कर लो, एक्टिव और नॉन लेस एक्टिव मेटल के ऊपर, जिसका एसआरपी कम है, ठीक है। मोर एक्टिव मेटल का मतलब क्या हो गया? लेसर एसआरपी, कैन डिस्प्लेस लेसर एक्टिव मेटल। लेसर एक्टिव मेटल का मतलब क्या हो गया? हायर एसआरपी। सो मोर एक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल का आयन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो अब अगर मैं आपसे इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछूं, ठीक है, यहां पर ऑब्जर्व करना, हम्म, ठीक है, यहीं पर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास में ऐसा एक कलरलेस सॉल्ट सॉल्यूशन है 4 अलग अलग ट्यूब में, और उन सब में मैं कॉपर का स्ट्रिप डाल रहा हूँ। तो कॉपर कौन से वाले आयन को डिस्प्लेस कर पाएगा और सॉल्यूशन को ब्लू बना देगा? ब्लू क्यों आएगा? क्योंकि कॉपर 2+ आयंस आ जाएंगे। कॉपर 2+ आयंस क्या होते हैं? ब्लू कलर प्रोवाइड करते हैं। तो वो किस सॉल्यूशन में हो पाएगा, ठीक है। एंड चाहिए तो ये लास्ट वाला ऑप्शन काट दो, ये लास्ट वाला ऑप्शन, कैडमियम उस टेबल में है नहीं, तो आप शायद ढूंढ नहीं पाओगे उस टेबल में, कैडमियम है नहीं, बट बाकी सारे मेटल्स हैं उसमें। तो ये एबीसी में से मुझे बता दो कौन सा ज्यादा एक्टिव मेटल रहेगा?
चलो मैं थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर हम लोग मेटल एक्टिविटी का एक चार्ट बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। ध्यान से ऑब्जर्व करना, लिथियम सबसे ज्यादा था, ठीक है। ये जो मेरी टेबल है इसमें लिथियम फिर पोटेशियम फिर कैल्शियम, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर क्रोमियम को छोड़ो, चलो आयरन पे आ जाते हैं, ठीक है। फिर टिन, फिर पीबी, ठीक है। बीच में ये सब निकल क्रोमियम वगैरह भी आ रहे हैं, मैं उनको स्किप कर रहा हूँ। टिन आ गया, फिर पीबी आ गया, ठीक है। फिर उसके ऊपर जा रहे हो तो कॉपर आएगा, कॉपर दिखा आपको, ये कॉपर दिखा। फिर उसके ऊपर जाओगे सिल्वर दिखेगा, और उसके और ऊपर जाओगे तो गोल्ड दिखेगा, ठीक है। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। तो ये कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इनको आपको याद कर लेना है। कैसे याद करना है? लाइका ने मांगी ऑल्टो जेन फरारी, सुनकर पापा बोले, यहाँ पर बीच में एक मिनट, हाइड्रोजन भी डाल लेता है। सुनकर पापा बोले हाय क्यूटी, चांदी सोना ले लो, ठीक है। लाइका ने मांगी ऑल्टो जेन फरारी, सुनकर पापा बोले हाय क्यूटी, चांदी सोना ले लो, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद करने की कोशिश कर सकते हो। अब इसमें आप देखो कि हम लोग कौन सा मेटल डाल रहे हैं, कॉपर, ठीक है। तो क्या कॉपर Pb2+ को डिस्प्लेस कर पाएगा? द आंसर इज नो रिएक्शन, क्योंकि Pb मोर एक्टिव है, ठीक है। क्या कॉपर Zn2+ के आयन को डिस्प्लेस कर पाएगा? द आंसर इज नो रिएक्शन, क्योंकि जिंक मोर एक्टिव है। बट क्या कॉपर Ag+ के आयन्स को डिस्प्लेस कर पाएगा? द आंसर इज यस, बिकॉज Ag लेस एक्टिव है। तो इसके लिए मेरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, दैट अगर हम कॉपर का स्ट्रिप डालेंगे AgNO3 के सोल्यूशन में तो सोल्यूशन ब्लू होने लग जाएगा। ये समझ में आया आपको? इज दिस क्लियर? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो फटाफट। समझ में आ गया ना ये? एक दो और क्वेश्चन पूछूं ऐसे एक्टिव लेस एक्टिव के ऊपर। देखो जरा आंसर कर पाओगे क्या? यही बुकलेट से उठा के निकाल के देता हूं।
अरे हम्म ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करो। बताओ अपनी रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर कॉपर को अगर हम आयरन सल्फेट के अंदर डालेंगे तो क्या होगा। No reaction will take place. बिल्कुल सही, No नो reaction. रिएक्शन, राइट, क्योंकि कॉपर और आयरन में कॉपर ज्यादा, सॉरी आयरन ज्यादा एक्टिव है, तो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अच्छा 19th वाले में अब मरकरी तो और इसमें पीछे ही होता है यहाँ पे, मतलब मैं अगर मरकरी ढूंढ के बताऊं आपको तो मरकरी तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, ये कॉपर हो गया, ये सिल्वर हो गया, फिर ये भी मरकरी का आयन है, ये गोल्ड है। प्लैटिनम और मरकरी तो दिख ही नहीं रहे, वो और ज्यादा इनएक्टिव होंगे। ठीक है, तो वो कॉपर के और राइट में ही मान लो, पीछे की तरफ। तो कौन सा इसमें से ऐसा मेटल है जो कि कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा। Iron. गोल्ड तो लेस एक्टिव हो गया ना, Iron. आयरन कर पाएगा ना, आयरन इज मोर एक्टिव, तो वो क्या करेगा, आयरन प्लस कॉपर 2+ का सोल्यूशन रहेगा, तो उसमें से उसको डिस्प्लेस कर देगा ना। तो ये क्या हो गया, दिस मीन्स दैट डिपॉजिट कॉपर। समझ में आया। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर एक आध क्वेश्चन और आप ट्राई करना चाहो तो। ये 21 और 22 कर लेते हैं। ठीक है, और ये रिएक्टिविटी सीरीज चाहिए तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये रिएक्टिविटी सीरीज को मैं यहाँ पे ऐसे येलो में हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे लगा देते हैं इसको, वापस से इससे देख के कर लो ट्राई। क्या आंसर रहेंगे इसके। ठीक है, बट आपसे बाद में एक्सपेक्टेड रहेगा कि आप ये याद रखो, क्योंकि एग्जाम में नहीं लिख के आने वाली।
बताओ भाई क्या आ रहा है आंसर 21 वाले का? कॉपर को सिल्वर में डालेंगे तो कलर ऑफ सोल्यूशन ब्लू हो रहा है, तो वो ब्लू क्यों होगा? क्योंकि कॉपर 2+ आयन बनेगा ना, उसकी वजह से। यहाँ पर ये रिएक्शन होगा ना, ऐसा कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस, ये रिएक्शन होकर क्या बना देगा? Cu2+ एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। ठीक है, ये जो होता है ना ये ब्लू होता है, कॉपर 2+। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर हो रहा है, तभी तो ये ब्लू बन रहा है। चलो 22 का तो आंसर करके दो यार, 22 तो आना चाहिए। इसमें तो आपको क्वेश्चन में डेटा भी दे दिया, सीरीज भी दे दी। बताओ 22 का क्या रहेगा? टास्कन, बहुत दिन से तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। डी। बाप रे, तुम्हारे तो बैकग्राउंड में इतना शोर हो रहा है, तुम पढ़ाई कैसे कर पा रहे हो? गाने बजाने सब हो रहा है वहां पे तो। आई होप हेडफोन लगा रखे हैं तुमने। हाँ। तो टाइप करके दे दो मुझे आंसर 22 का। देयर विल बी नो रिएक्शन, सही जवाब। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, कॉपर एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा ना। कॉपर एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सोल्यूशन है, यानी कि Al3+ के आयंस हैं, तो ये नो रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि एल्यूमिनियम की एक्टिविटी ज्यादा है। अगर इसका उल्टा कर रखा है हमने तो रिएक्शन हो जाएगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है मान लो कि कॉपर सल्फेट को हम लोग एल्यूमिनियम के बॉटल में नहीं स्टोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर 2+ आयंस को डिस्प्लेस कर सकता है। ये रिएक्शन हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, कॉपर गेट्स रिड्यूस नहीं होगा, एक्चुअली क्या होगा यहाँ पर, Cu2+ गेट्स रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, ये बी ऑप्शन इसीलिए सही नहीं है
कई बार बच्चे बी ऑप्शन भी मार्क कर देते हैं कि कॉपर तो रिड्यूस होगा ना, कॉपर रिड्यूस नहीं होगा, कॉपर 2+ रिड्यूस होगा, कॉपर का आयन रिड्यूस होगा। तो ये समझ में आया आप लोगों को किस तरीके से हम इसको आंसर करेंगे? ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको आई थिंक थोड़ा सा समझ में आ रहा है। अच्छा, इसमें नोटिस करना, ये मैंने मेटल की बात करी थी, कई बार नॉन मेटल के बारे में भी बात हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग नॉन मेटल जो है वो ऑक्सीडाइजिंग पावर से ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर हायर एसआरपी मतलब स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब मोर एक्टिव नॉन मेटल होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें आपको नॉन मेटल की एक्टिविटी का सीरीज लिखाना चाहूं, ठीक है, नॉन मेटल एक्टिविटी, तो इसमें फ्लोरीन का क्लोरीन से ज्यादा होगा, देन ब्रोमीन का, देन आयोडीन का। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर आयोडीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, और इनके और ऊपर यहाँ फ्लोरीन है। तो जिसका जितना ज्यादा एसआरपी होगा वो उतना ज्यादा एक्टिव नॉन मेटल होगा। ठीक है, तो ये नॉन मेटल एक्टिविटी हो गया। ठीक है, तो इसमें भी सेम चीज रहती है कि मोर सो लास्ट वाला क्या है? I2 आयोडीन। ठीक है, ऐसा तो ज्यादातर तो ऐसे मेटल की एक्टिविटी पर ही सवाल पूछे जाते हैं, बट कभी अगर नॉन मेटल का भी आ जाए तो नॉन मेटल का आंसर कैसे देंगे? एसआरपी जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा एक्टिव नॉन मेटल हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। सो आपको क्या ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझ में आ रही है? ठीक है, इस पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, इस पे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और सेट ऑफ रिएक्शंस या एग्जांपल कैसे होते हैं वो भी आप देख लेना यहाँ पर। ये रिएक्टिविटी सीरीज पर ही बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? दैट विच रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस करना, मैं नोट करके लिखा देता हूँ। For a spontaneous reaction, E0 cell should be positive. E0 cell should be greater than 0.
ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में बात करी जा रही है। कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज का या कोई ऐसा डेटा ढूंढ के आंसर करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं आपसे ये पूछूंगा, Mg solid प्लस जिंक 2 प्लस एक्वस, ठीक है, या ऐसे चलो मैं इसमें ऐसे डाल देता हूँ Fe solid प्लस जिंक 2 प्लस एक्वस गिव्स Fe2 प्लस एक्वस प्लस जिंक सॉलिड। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इज दिस रिएक्शन spontaneous or not? तो क्या आपका आंसर होगा? इसको आप दो तरीके से आंसर कर सकते हो। एक तो आप बोल सकते हो कि Fe is less active than zinc, तो इसका मतलब आयरन जो है वो जिंक के आयन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, नो रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस। या तो आप इसको ऐसे आंसर कर दो, रिएक्टिविटी सीरीज पर बेस्ड जो हमने अभी देखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ना, तो आयरन और जिंक में कौन ज्यादा एक्टिव है? जिंक ज्यादा एक्टिव है, तो आयरन जिंक के आयंस को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। या फिर आप ऐसा देख सकते हो दैट ई नॉट सेल ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल विल बी SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। ठीक है, अभी कैथोड यहाँ पर कौन सा होगा? कैथोड यहाँ पर जिंक होगा। ठीक है, क्योंकि जिंक का रिडक्शन दिखा रहे हैं ना ऊपर, और एनोड पर क्या होगा? आयरन, क्योंकि आयरन का ऑक्सीडेशन दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों SRP आप उठा के लेके आओगे, टेबल ढूंढोगे, टेबल में आप जिंक का देखोगे, तो जिंक का आपको यहाँ पे मिलेगा, ये जिंक का आप ढूंढोगे -0.766, और आयरन का ढूंढोगे तो आयरन का मिलेगा -0.44। इनको पुट कर दो। ठीक है, इनको यहाँ पे पुट कर दो, सो -0.76 एंड -0.44, तो आपका आंसर यहाँ पर ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, -0.32 वोल्ट। सो E नॉट सेल लेस देन 0 implies नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो, दोनों तरीके हैं टू आंसर। ठीक है, दिस वन इज बेस्ड ऑन, एक्चुअली दोनों ही एक ही चीज के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको डेटा मिल जाता है तो आप डेटा देखकर भी कर सकते हो। ठीक है, अगर डेटा नहीं मिलता है तो आप इस तरीके से भी आंसर कर सकते हो, मेटल नॉन मेटल की एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड। समझ में आया? देखो, इसके ऊपर बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चन ट्राई कराता हूँ। ये वाले करो, चलो, ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसको आंसर करने की कोशिश करो। इसमें आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम्म
ए बी सी डी ई 5 को चेक करना है आपको 1 by 1. Which of the following reaction will occur spontaneously? Or not? जैसे पहला वाला करने में, चलो मैं तो आपकी हेल्प कर देता हूँ. पहला वाले में कैसा रहेगा, आप स्टेटमेंट पढ़ोगे Fe reduces Fe3+ to Fe2+. सो Fe3+ से Fe2+ जाना है, यानी कि ये जो है ये बिहेव करेगा कैथोड की तरह, ठीक है, एंड ये जो बिहेव करेगा आयरन वो एनोड की तरह बिहेव करेगा. सर लेकिन वो दोनों रिड्यूस हो रहे हैं ना, मतलब नहीं, बट डेटा देखो, डेटा SRP का मिलेगा आपको, ये दोनों SRP का डेटा है, ठीक है. डेटा यहाँ पे देखो, डेटा गिवन इज SRP, तो आपको हमेशा रिडक्शन का ही डेटा मिलेगा ना, इसके लिए दोनों रिडक्शन का डेटा दिया हुआ है. बट इस स्टेटमेंट से मैंने पता करा तो समझ में आया कि ये वाली साइड एनोड की तरह रहेगी, ठीक है, एंड ये वाला कैथोड की तरह रहेगा. क्योंकि Fe3+ Fe2+ में जाएगा तो वो कैथोड होगा, और आयरन खुद Fe से ऑक्सीडाइज होकर Fe2+ में चला जाएगा. यस ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरा E0 सेल क्या रहेगा, E0 सेल विल बी SRP कैथोड, यानी कि +0.77 माइनस SRP एनोड, यानी कि -0.44. तो ये मेरा पॉजिटिव आएगा, मतलब ये मेरा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा. ठीक है, अब बी ऑप्शन में देखो, आप बी ऑप्शन में अगेन आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया, एनोड और कैथोड आइडेंटिफाई करो. ठीक है, इसमें भी चलो मैं आपकी हेल्प करता हूं. यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, O2 will oxidize gold to this complex AuCN2-. ठीक है, तो गोल्ड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि ये जो गोल्ड वाला इलेक्ट्रोड है ये कैसे बिहेव करेगा, दिस विल बिहेव एज एनोड, राइट. एंड ये जो ऑक्सीजन वाला है, ऑक्सीजन सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी कि खुद रिड्यूस हो रहा होगा, तो ये कैसे बिहेव करेगा, कैथोड की तरह. ठीक है, चाहिए तो मैं आपसे मेहनत और करवा सकता हूँ, मैं बोलूंगा कि चलो मुझे रिएक्शन भी लिख के बताओ, तो आपको और टाइम लग जाएगा, बट अभी मैं रिएक्शन नहीं लिखवा रहा हूँ आपसे. तो यहाँ पर मेरा E0 सेल क्या हो जाएगा, SRP कैथोड विच इज +0.4 माइनस SRP एनोड विच इज -0.6. तो ये भी मेरा पॉजिटिव आएगा, मतलब ये भी मेरा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा. राइट, ये E0 सेल मेरा यही होगा ना, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड. इज दिस क्लियर? तो अब दो मैंने कर दिए हैं, लेकिन C, D और E ये तीन तो आप मुझे करके दोगे प्लीज. सी का नॉन स्पॉन्टेनियस. C का नॉन स्पॉन्टेनियस, ये आपने बिना डेटा देखे भी बोल सकते हो. आपको याद है कि सिल्वर तो लेस एक्टिव है कॉपर से, वैसे भी बोल सकते हो, या फिर डेटा दे दिया है तो डेटा देखकर भी आप बता सकते हो. एकदम सही.
चलो डी के बारे में बता दो। Spontaneous. राइट, ये स्पॉन्टेनियस होगा, करेक्ट। इसमें पीबी ज्यादा एक्टिव होता है तो वो डिस्प्लेस कर देगा, आप वैसे भी सोच सकते हो। या फिर यहाँ पे रिएक्शन ऑफ पीबी विद AgNO3 में दिख रहा है यहाँ पे आपको कि पीबी जो है वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, ये एनोड की तरह बिहेव करेगा एंड ये कैथोड की तरह। तो अगर मैं यहाँ पे E0 सेल निकालने जाऊंगा तो +0.8 माइनस -0.126, तो ये वापस कुछ पॉजिटिव ही आ जाएगा। लास्ट वाला बता दो। Spontaneous. देखो Sn को रिड्यूस करना है आयरन 3+ को आयरन 2+ में, तो ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा और टिन खुद ऑक्सीडाइज होगा तो वो एनोड की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं E0 सेल निकालूंगा तो वो आ जाएगा +0.77 SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। SRP एनोड कितना दिया हुआ है यहाँ पर 0.15, तो भी मेरा ये पॉजिटिव ही आ रहा है। ठीक है, तो ये भी मेरा स्पॉन्टेनियस ही होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको अब ये चीज समझ में आ रही है किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को रीड करते हैं, समझते हैं एंड उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला पार्ट आई थिंक आज के लिए अच्छा है। ठीक है, चलो एक आध दो क्वेश्चन और बता देता हूँ। ये इसके नीचे मैं एक और चलो ऑप्शन दे देता हूँ, F वाला ऑप्शन दे देता हूँ। Br2 gas plus 2Cl minus aqueous is giving Cl2 gas plus 2Br minus aqueous। इसके बारे में बताना जरा, स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। डेटा आप ऊपर से उठा लो, ठीक है, मैं डेटा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, डेटा आप ऊपर से निकाल लो जो अपनी Non-spontaneous. नॉन स्पॉन्टेनियस आ गया। चलो बहुत ही बढ़िया, ये मेरा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, सो आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अभी कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो एसिड लिबरेट करने वाली बात करते हैं। तो यहाँ पर इस रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखना, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन दिख रहा है आपको ये, ठीक है। तो कॉपर सिल्वर गोल्ड क्या है, ये तो एसिड में से हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल पाएंगे, बट जो ज्यादा एक्टिव मेटल है वो एसिड में से H+ निकाल सकते हैं, सॉरी एसिड में से H2 गैस निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ यहाँ पर, ये वाला ही क्वेश्चन आप ऑब्जर्व करना। हम्म हम्म इसमें
ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है, ये भी आपके सामने है। इसमें आप नोटिस करना ये हाइड्रोजन यहाँ पर है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा? क्या आ रहा है आंसर? इसमें देखो ना, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ना। जिंक जो है वो ज्यादा एक्टिव है, तो जिंक हाइड्रोजन के आयन को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। सिल्वर वाला नहीं कर पाएगा, सिल्वर इज लेस एक्टिव, ठीक है। अच्छा, ए ऑप्शन गड़बड़ क्यों है? क्योंकि जिंक 2+ आयन नहीं लिबरेट करेगा हाइड्रोजन, जिंक मेटल करेगा। समझ में आया? ठीक है, सो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। मतलब हम लोगों ने काफी डिटेल में अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिस्कस कर ली है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कैसे पढ़ा जाता है और इस पे किस किस तरीके के क्वेश्चंस देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप एक बार रिवाइज कर लेना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट अभी आज स्टार्ट नहीं करा क्योंकि उसको एक पूरा फ्रेश लेक्चर चाहिए रहेगा।
तो नेक्स्ट क्लास में फिर मैं थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट भी समझाऊंगा। ठीक है, कुछ डाउट वगैरह है, कुछ पूछना है आप लोगों को इसमें? ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर क्लोज करें। चलो ठीक है, ऑल राइट गाइस।